मैं विकास कुमार आपके अपने YouTube चैनल EMS कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना वायरस चल रही है, जिस वजह से हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब तक हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे, लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से फर्स्ट टाइम हम लोग 12th क्लास का ऑनलाइन क्लास लेकर आए। हमारी टीम जैसे हम मैथ पढ़ाएंगे और इंग्लिश जो पढ़ाएंगे आपको जय सर पढ़ाएंगे, और जो फिजिक्स पढ़ाएंगे वसीम सर पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे आपको दिनेश सर पढ़ाएंगे। मतलब पूरी टीम आपके लिए बोर्ड के तैयारी के लिए हम लोग एक बहुत ही बेस्ट सुविधा लेके आए हैं। आप घर बैठे एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो चलिए हम लोग अपने मैथ के बारे में बात करते हैं कि मैथ पढ़ने की हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी और कैसे मैथ पढ़ा जाए, इसके लिए क्या क्या हम लोग तरीका अपनाया जाए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग, अगर आपको मैथ, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको। ये आपको सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता हो गया, फिर आप कौन कौन से बुक पढ़ेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी है ये आपका मैथ का एक बेसिक बुक है। अगर आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है कि बोर्ड में 85% तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी के साथ साथ एक आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके आता है, यदि आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और प्लस क्या 5 ईयर बोर्ड के पेपर यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, मतलब पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी अच्छी तरह पूरा सॉल्व हो गया तो फिर आप एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, और 5 ईयर के बोर्ड के पिछले साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए। यदि आप यह तीनों काम कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है कि आप बोर्ड के एग्जाम में आउट ऑफ 100 आप 100 पा जाएंगे। लेकिन यदि आपको बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्रैक करना है और एक बेस बनाना है, तो आप इसके साथ आरडी शर्मा को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना होगा, 5 ईयर के बोर्ड के पेपर सॉल्व करना होगा। यदि आप इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं और आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप आरडी शर्मा को भी सॉल्व कर लीजिए। यदि आप इतना काम कर लेते हैं तो पेपर कितना भी हार्ड आएगा आप आउट ऑफ 100 गेन कर लेंगे। तो आपका फोर्थ क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, रीड आउट मत करिए। क्वेश्चन को रीड आउट मत करिए। क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे बस रीड आउट करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन को रीड आउट के साथ साथ आप उनको सॉल्व करिए। एक बार सॉल्व करिए और देखिए हमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये आपको फॉलो करिए। और आप एक टीचर को फॉलो करिए जो आपको अच्छा लगे। यह जरूरी नहीं है कि हमें, जिनसे भी आपको पढ़ना चाहते हैं आप अच्छा लगे उनको एक फॉलो करिए। 6 नंबर क्या होना चाहिए, आप एक फार्मूला की डायरी बनाइए। एक फार्मूला डायरी बनाइए आप, मतलब जितने भी फार्मूला और कॉन्सेप्ट है उसको डायरी में नोट करिए, ताकि उसको आप बार बार रिवाइज कर सकें। और जो हम लोग का 7th नंबर होना चाहिए वह रेगुलर स्टडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े 10 घंटा फिर 3 दिन सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रेगुलर पढ़िए, 4 घंटा पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़िए, लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक टाइम टेबल बना करके पढ़िए कि किस टाइम पढ़ना है, क्या करना है। अगर आप जितना भी बताएं, अगर यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो हमारी गारंटी है कि आप बोर्ड के एग्जाम में 100 पा जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या होना चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या है।
चलिए अब हम लोग सिलेबस की बात तक करते हैं। अगर सिलेबस में देखा जाए हम लोग को जो इंटर में पढ़ना है, जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसे हिंदी में संबंध और फलन कहा जाता है। जो सेकंड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति या फलन कहा जाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक अब तक हम लोग 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा गया, उसके फलन के बारे में, और यहाँ पर हम लोग उसके इनवर्स की बात किया जाएगा। जो थर्ड चैप्टर हम लोग का होता है वह मैट्रिक्स होता है, जिसे आव्यूह कहा जाता है। और जो फोर्थ चैप्टर हम लोग का होता है वह डिटर्मिनेंट्स होता है, जिसे सारणी कहा जाता है। जो फिफ्थ चैप्टर होता है हम लोग का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होता है, जिसे हिंदी में सातत्य और अवकलनीयता कहा जाता है। जो हम लोग का सिक्स्थ चैप्टर होता है वह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशियबिलिटी का जो अनुप्रयोग है उसके बारे में पढ़े हैं, डेरिवेटिव के अनुप्रयोग। और जो सातवां हम लोग का होता है इंटीग्रल, जिसे आप समाकलन कहते हैं। और जो आठवां है वह एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन कौन कौन से है यह पढ़ना है। फिर जो हम लोग का 9th नंबर पे वह डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हम लोग अवकल समीकरण के नाम से जानते हैं। जो 10th नंबर चैप्टर हम लोग का वेक्टर अलजेब्रा है, जिसे सदिश बीजगणित के नाम से जाना जाता है। और जो 11th है वह हम लोग का 3D है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा जाएगा। और जो 12 नंबर चैप्टर है वह हम लोग का लीनियर प्रोग्रामिंग है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LPP कहा जाता है। जो हम लोग का 30 नंबर चैप्टर है वह प्रोबेबिलिटी है, जिसे हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो इस बोर्ड एग्जाम में इसको टोटल 6 यूनिट में बांटा गया है। जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है इसे बोला गया है यूनिट फर्स्ट बोला गया है, यूनिट फर्स्ट बोला गया है। जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है इसे यूनिट सेकेंड नाम दिया गया, यूनिट सेकेंड बोला गया है। और यह जो हम लोग का है इसे कलन कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। यह जो चारों चैप्टर है 5, 6, 7, 8, 9 नंबर, इसे कलन कैलकुलस के नाम से और इसे यूनिट थर्ड के नाम से बोला गया है, इसे यूनिट थर्ड बोला गया है। जो हम लोग का यह जो होता है 10th और 11 इसे यूनिट 4 नाम दिया गया है, मतलब इकाई 4। और जो 12th नंबर है यह हम लोग का यूनिट 5 है, और यह हम लोग का यूनिट 6 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं बोर्ड के एग्जाम में कितने कितने नंबर का यह पूछा जाता है। अगर बात किया जाए यूपी बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में अगर बात किया जाए यूपी बोर्ड, तो आप देखेंगे कि जो यूनिट फर्स्ट है यह आपका 10 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। यूनिट फर्स्ट आपका मतलब रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह दोनों चैप्टर मिला के आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर यूनिट सेकेंड की बात किया जाए तो यह आपके बोर्ड के एग्जाम में 13 नंबर का पूछा जाता है। मतलब कौन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के बोर्ड के एग्जाम में 13 नंबर का पूछा जाता है। और यह जो आपका कैलकुलस जिसे कहा जाता है, जिसे कलन के नाम से जाना जाता है, यूनिट थर्ड की जब बात की जाए यह आपके एग्जाम में 44 नंबर का वेटेज रखता है। यह अगर आपके यूनिट फोर्थ की बात किया जाए, यूनिट फोर्थ में कौन कौन से चैप्टर है, एक वेक्टर अलजेब्रा है और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अगर इसकी बात किया जाए तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 17 नंबर का पूछा जाता है। और जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग LPP है, जो इसे यूनिट 5 है, यह आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है इसकी बात किया जाए, यह आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप सबको जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 17 और 13 आपका 30 हो जाएगा, और 30 10 40 होगा, और ये आपका मिलके 50 है, और यह 90 और 10 क्या हो जाएगा आपका 100 नंबर का पूरा हो जाएगा। यह तो यूपी बोर्ड की हो गया। लेकिन यदि यही आप CBSE बोर्ड की बात करेंगे, CBSE बोर्ड की,
सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे तो अगर सीबीएसई बोर्ड में आप देखेंगे तो यह आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर यूनिट ये जो हम लोग का 10 आता है, ये आपका 8 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता है, 8 नंबर का। जो यूनिट सेकेंड है यह आपका 10 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता है। यूपी बोर्ड में यह 10 नंबर फर्स्ट, लेकिन यही सीबीएसई में बात करेंगे तो 8 नंबर का आ जाएगा। यही आपका यूनिट सेकेंड 13 नंबर का, यहाँ 10 नंबर का आ जाता है। अगर यह देखेंगे जो हम लोग का 44 नंबर का आता है, यही हम लोग का 35 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप यह देखेंगे यूनिट फोर्थ की बात करेंगे जो 17 नंबर का हम लोग का आता है, अगर इसकी बात करें 14 नंबर का आएगा, 14 नंबर का आएगा ये आपका, सॉरी ये आपका 8 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा, 35 नंबर का, या 14 नंबर का, या 5 नंबर का, और या 8 नंबर का। यदि आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ देखेंगे 10 और 8 18 हो जाएगा, और 18 और 5 आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 8 31 हो जाएगा, और 31 14 आप जोड़ देंगे तो आपका 45 हो जाएगा, और 45 और फिर आप 35 जोड़ देंगे तो 80 नंबर का टोटल हो जाएगा। और जो 20 नंबर का आता है यह सीबीएसई बोर्ड में इंटरनल प्रोजेक्ट वर्क आता है, टोटल 100 नंबर का, मतलब इनका पेपर सीबीएसई बोर्ड वालों का 80 नंबर का ही होता है, और जो 20 नंबर होता है यह इंटरनल प्रोजेक्ट होता है। तो यह तो हम लोग के सिलेबस की बात हो गया, लेकिन हम लोग को जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा जाएगा वह पढ़ा जाएगा, हम लोग स्टार्ट किया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि जो रिलेशन फंक्शन है यह थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट ना करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वह पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। चलिए, अब तक हम लोग देखा गया कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। यदि आप हमारे उस स्ट्रेटजी को जो शुरू में बताएं स्टार्टिंग में, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप मैथ में एक बहुत ही अच्छे नंबर से स्कोर करेंगे, मतलब चाहेंगे तो आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। चलिए, हम लोग सिलेबस भी देख लिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट की पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है और उसका सिलेबस क्या क्या है और कितने नंबर का कौन आता है और कितना इम्पोर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग पीछे देखा भी गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर जो हम लोग का है वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब यूनिट फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसे हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब त्रिकोणमिति जो आप 11th क्लास में पढ़े हैं वो आपको त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे नीचे हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जितने भी फार्मूला होंगे वहाँ से आप देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उसको तो हम जरूर डिस्कस करेंगे जिसका हमको यूज पड़ेगा। जैसे अगर क्वाड्रेंट की बात किया जाए यूज पड़ेगा। अगर देखा जाए हम लोग, जैसे आपको पता है कुछ आपको वैल्यू भी याद होना चाहिए, जैसे आप जानते हैं कि 0, 30, 60, 90, 45, ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए, जनरली आपको याद होना चाहिए। जैसे आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि साइन जो 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। जैसे आप जानते हैं कि 30 अंश को ही π/6 कहा जाता है, 45 अंश को π/4 कहा जाता है रेडियन में, 60 को π/3 कहा जाता है, 90 को आपको π/2 कहा जाता है। यदि आप यहीं 120 लेंगे तो आपका 2π/3 हो जाएगा। किसी को आपको बदलना होगा तो बस आप π/180 से गुणा कर दीजिएगा। जैसे 90 को चेंज करना है तो π/180 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा π/2 हो जाएगा।
आपको 120 को चेंज करना था, बस कुछ नहीं करना, π/180 को आपको चेंज करना है। ये आपका डिग्री में था, उसमें रेडियन में चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाएगा। और 6 से 2 बार में, 6 से आपका 3 बार में हो जाएगा। यही आपको 150 को करना है, तो फिर वही π/180 आप कर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 3 × 6 = 18 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। फिर आप 180 कर लीजिए, ये आपका 150 है, 5π/6 है, और ये आपका पाई 180 हो जाएगा। तो ये आपको डिग्री में या रेडियन में, मतलब यह वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जिनको भी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, जिनको भी यह सब नहीं लर्न होगा, वह नीचे आपको हम लिंक देंगे, वहाँ से आप फार्मूले लर्न कर लीजिएगा, ताकि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम न आए। लेकिन चलिए हम 1-2 कॉन्सेप्ट है जिसको जरूर सीख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। जो क्वाड्रेंट होता है उसको हम लोग जरूर सीख लेते हैं। क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर क्वाड्रेंट चतुर्थांश की बात की जाए तो आप जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले 2 एक्सिस खींचते हैं। एक हम लोग का होता है, यह एक्स एक्सिस होता है, यह एक्स एक्सिस, यह एक्स डैश मानते हैं। यह आपका वाई एक्सिस होता है, इसे वाई डैश कह दीजिए। आप इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे आप सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे आप थर्ड क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, इसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। जैसे कहा जाए, यह हम लोग का 0 होता है, यह π/2 होगा, यह 2π/2 मतलब पाई होगा, यह आपका 3π/2 हो जाएगा। देखिए पहले 0, फिर 1π/2, फिर आपका इधर करेंगे तो 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा। फिर आपका यह 3π/2 होगा, फिर आपका 4π/2 मतलब 2 पाई आएगा। फिर यह देखेंगे 5π/2 हो जाएगा। फिर आप इसको देखेंगे तो यह 6 पाई होगा, 6π/2 मतलब 3 पाई होगा। इसको देखेंगे तो आपका यह 7π/2 हो जाएगा। फिर आप इसको देखेंगे तो 8π/2 मतलब 4 पाई आएगा। फिर आप इसको देखेंगे तो 9π/2 हो जाएगा। फिर इसको आप चेक करेंगे तो 10π/2 मतलब 5 पाई हो जाएगा। इसको आप चेक करेंगे तो फिर आपका 11π/2 हो जाएगा। फिर इसको आप चेक करेंगे, यह 12 पाई मतलब 6 पाई हो जाएगा। तो इसे आप देखते हैं, इसे हम लोग सम पाई कहा जाता है, सम फलन के नाम से सम कहा जाता है, इवन। यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1 है, फिर 5 है, 4 का डिफरेंस है, और यह 9 है। इसे कहा जाता है 4n + 1 π/2 का श्रेणी में लिया जाता है। इसे लेते हैं हम लोग, क्योंकि जब यहाँ से 4 का आप भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका देखेंगे, यहाँ से 4 कट जाएगा, π/2, 4 कट जाएगा, 1 π/2 आ जाएगा। फिर यह 4 से, यदि आप इसको देखेंगे तो यह कितने का है, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 दूना 8, 3 आएगा। इसे कहा जाता है 4n + 3π/2 की श्रेणी में रखा जाता है। यह आप देखेंगे। अब इसका यूज क्या है ये हमको सीखना है। जैसे अगर कहा जाए तो आप अगर कहा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, और कोसेक भी पॉजिटिव होगा। आप इसको याद कैसे रखेंगे, इसको लर्न आप कैसे रखेंगे, एक बस एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखिए, ASTC। ए का मतलब यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रख दीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप यस रख दीजिए, यस का मतलब होता है साइन, और इसका जो आप रिवर्स जानते हैं वह होता है कोसेक। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। फिर आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, टी को ले लेते हैं, और टी का जो मतलब होता है टेन होता है, और जो इसका रिवर्स होता है वह काट होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा वह टेन और कॉट पॉजिटिव होगा।
अगर फोर्थ में देखा जाए तो सी को ले लिया जाए तो सी का मतलब होता है कॉस और जो इसका रिवर्स होता है वह होता है सेक। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। जैसे ये हम लोग जो पढ़ा गया 4n प्लस 3π/2 इसे कहा जाता है, इसे 4n प्लस 1π/2 कहा जाता है। इसका क्या सीधा सीधा मतलब है, जब भी ये 3π/2 के मल्टीपल पर आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 21π/2 कहाँ होगा, आपसे कोई पूछ लिया मान लीजिए 21π/2 क्या होगा, तुरंत आप इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए। जब आप 4 का डिवाइड करेंगे 21 में तो 4 × 20 आपका π/2 बचेगा और π/2 आपका यहाँ आ जाएगा। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए 162π/2 कहाँ पर होगा, 162, तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो ऐसे कट जाएगा यार 2 से, ये आ जाएगा 81π आ जाएगा और जो 81π होगा ये ऑड वाले इस पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यदि आप इसे पूछ लिया जाए कि बताइए 160π/2 का होगा तो यहाँ 2 से कैंसिल कर लेंगे, आपका 80π हो जाएगा। 80π का मतलब ये इवन वाले पर आ जाएगा। यदि यही आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 159π/2 कहाँ होगा, तो तुरंत आप डिवाइड कर देंगे 4 से। अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ 4 × 3 = 12 होगा और 3 बचेगा और ये 39 4 × 36 3π/2 और 3π/2 मतलब यहाँ आ जाएगा। मतलब आप किसी को भी बता सकते हैं। जैसे पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि 27π/2 कहाँ होगा, तो 27 को तुरंत आप डिवाइड करेंगे कि 4 × 6 = 24 3π/2 मतलब नीचे होगा। यही आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 37π/2 कहाँ होगा, तुरंत डिवाइड करेंगे 4 × 36 37 1 बचेगा π/2 मतलब आपका ऊपर आ जाएगा। यही आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 48π/2 कहाँ होगा, 48π/2, तो जब 48π/2 का 2 से काटेंगे तो 24π आ जाएगा, तो यहाँ पर यह इवन फंक्शन आ जाएगा। मतलब आप किसी को भी बता सकते हैं यह कॉन्सेप्ट। जब भी 3 रिमाइंडर वाला बचे, जब भी 3 रिमाइंडर आता है तो यहाँ पर आता है π/2, जब भी 1 रिमाइंडर π/2 आता है तो यहाँ पर आता है, सम वाला आता है तो इधर हो जाता है और जब विषम वाला आता है तो इधर हो जाता है। अब इसका क्या यूज है, इस वाले फंक्शन को हम लोग चेंज कहा जाता है। मतलब इस पे वैल्यू चेंज होता है, इस y एक्सिस पे जो भी होता है वह वैल्यू चेंज होता है। इस चेंज का क्या मतलब है, अगर चेंज का मतलब समझा जाए तो जो साइन होगा वह हम लोग का कॉस में चेंज होगा, जो साइन होगा वह कॉस में चेंज होगा और जो कॉस होगा वह साइन में चेंज हो जाएगा। जो हम लोग का टेन होगा वह कॉट में चेंज होगा और जो काट होगा वह टेन में चेंज होगा। फिर हम लोग का जो सेक है वह कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, यदि कोई पूछ लिया जाए कि बताइए आपसे sin 3π/2 कहाँ, sin 3π/2 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप यहाँ देखेंगे 3π/2, तुरंत देखेंगे 3π/2 मतलब यहाँ नीचे है। और आप जान रहे हैं कि इस पे वैल्यू कहीं भी होता है तो वैल्यू चेंज होता है, इस पे वैल्यू चेंज होता है। और साइन है तो तुरंत आप साइन का जो लिख देंगे वो आप कास लिख देंगे और यहाँ पर थीटा है तो थीटा। आप जान रहे हैं कि जब भी इसमें से घटेगा तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। साइन क्या आता है हम लोग का, निगेटिव होता है। इसको आप देख के साइन लगाएंगे, अगर यह निगेटिव हो गया तो आपका ये भी निगेटिव हो गया। मतलब साइन 3π/2 माइनस थीटा जो होगा माइनस कॉस थीटा होगा। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए क्यों साइन ही लिया जाए, बार बार 10 ले लिया जाए, देख लिया जाए हम लोग। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए 10 27π/2 प्लस थीटा कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए तो तुरंत आप डिवाइड करेंगे 4 से। अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे 27 को तो देखेंगे 4 × 6 = 24 होगा और ये आपका 3 बचेगा 3π/2। और जो 3π/2 आपके दिमाग में आएगा तुरंत आप यहाँ समझ जाएंगे, यहाँ पर आ गया 3π/2 और 3π/2 और 3π/2 मतलब इससे वैल्यू है तो चेंज बताता है। और आपका यह क्या हो जाएगा, 10 का तुरंत चेंज हो जाएगा, 10 का चेंज हो जाएगा कॉट में। और जब भी आप प्लस करते हैं तो प्लस जाएंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है लेकिन 10 निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग का यह निगेटिव हो जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे
हम लोग और देख लिया जाए, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए 10 161 पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए, तुरंत सबसे पहले आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 161 को जब भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए, कहीं एक कोने में भाग दे दीजिए 461 को। चलिए हम लोग 10 161 पाई बाई 2 की बात करते हैं। अब आप 161 पाई बाई 2 को चाहे तो आप दिमाग में भाग दीजिए 4 का, नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं कोने में साइड में भाग दे दीजिए। अब देखिए अगर 161 पाई को, अगर ध्यान दीजिए कितने बच्चे भाग ही नहीं दे पाते, इसलिए लोगों को कोने में सिखा दे रहे हैं। या तो डायरेक्ट, या तो आप पाई बाई 2 का मल्टीपल देख लीजिए, पाई बाई 2 मतलब 90 दे लीजिए, 90 से क्या है यहाँ से भी आप जान जाएंगे, या तो डायरेक्ट कर लीजिए। तो आप 90 का अगर देखेंगे तो 9 दूना 18 मतलब ज़्यादा का 4 से ही डिवाइड करना ज़्यादा बेटर पड़ेगा इसको। अगर आप 161 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 4 चौका आपका आएगा 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 101 मतलब 40 नंबर कर सकते हैं, मतलब 4 गुणे 40 कर सकते हैं, आपका पाई बाई 2 ही आएगा। और पाई बाई 2 जब चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यह देखेंगे, और पाई बाई 2 जब यहाँ पर आएगा तो फिर आपका यह चेंज बताएगा, और 10 जो चेंज होगा वो हम लोग का काट में चेंज हो जाएगा। 10 जो हम लोग का चेंज होगा वह काट में चेंज हो जाएगा। अगर काट में चेंज होगा तो आप देख रहे हैं यहाँ कि घट रहा है, और घटेगा तो फर्स्ट में जाएगा जो ऑल पॉजिटिव होगा। यदि यही पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए सेक 653 कितना होगा, कहेंगे अरे सर 653 कैसे डायरेक्ट बता पाएंगे, चलिए 653 ही करते हैं। अगर इसको आप देखते हैं 90 + 7 कर दीजिए, 90 गुणे 7 करते हैं, अगर 90 गुणे 7 करते हैं प्लस 23 अगर कर दीजिए, यदि आप सेक 653 का मान निकालते हैं तो देखते हैं कि इसको अगर 90 गुणे 7 किया जाए तो 9 7 63, ये आपका 630 हो जाएगा, और प्लस आप 23 कर लीजिए। और 90 का मतलब पाई बाई 2 होता है, 90 का मतलब पाई बाई 2, और ये 7 पाई बाई 2 है, और 7 पाई बाई 2 जब भी आप देखेंगे तो ये नीचे है आपका, ये तुरंत आ जाएगा 653। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेक, और देखेंगे ये चेंज होगा, और सेक चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का कोसेक में चेंज होगा, सेक क्योंकि चेंज कोसेक में होता है। और ध्यान देंगे ये प्लस है पाई बाई 2 करके, और प्लस है तो आप चेक करेंगे जब यहाँ से प्लस होगा तो फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में जो होता है सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कोसेक 23 हो जाएगा। इस तरह आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू आ जाए, कितनों कठिन से कठिन वैल्यू आ जाए, आप चाहेंगे तो सेकंड में भी निकाल सकते हैं, कितनों बड़ा वैल्यू आ जाए। जैसे चलिए हम लोग एक बड़ी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। अगर एक बड़ी वैल्यू सॉल्व कर लिया जाए, जैसे आपसे एक कोई पूछ दिया साइन बताइए 1980 का मान कितना होगा, 1980 ने ले लीजिए, कहेंगे बच्चे बहुत डरावना ही तो क्वेश्चन ले लिए, चलिए साइन 1920 ले लेते हैं। अगर 1920 की बात किया जाए तो आप यहाँ पाई बाई 2 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। अगर यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पाई बाई 2 मतलब 90 समझिए, पाई बाई 2 को मतलब 90 समझिए। अब यदि देखते हैं आपको लाना है 1920 लाना है, 192 लाना। अगर मान लीजिए 11 लेंगे तो 11 99 990 होगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। आप सीधे 20 ले लीजिए, लेकिन आप 20 लेंगे तो देखेंगे 9 दूना 1800 हो जाएगा, 1800 आपका हो जाएगा। यह देखेंगे आपका 1800 हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा जाइए, अगर 1800 ये आपका 22 कर लीजिए, 21 कर लीजिए। यदि आप 21 करेंगे तो 9 का ये आपका 1890 हो जाएगा। अगर 22 करते हैं आप, 22 चेक करेंगे तो देखेंगे 9 दूना 18 होगा, और 9 दूना 18 एक, यह ज़्यादा हो जाएगा आपको 1919। 21 ही करिए आप, 21 बार ही लीजिए। तब 21 को अगर देखेंगे तो 9 × 9 होगा, और 9 दूना 18, ये आपका 1890, और 1920 लाना है तो प्लस 30 कर दीजिए। चाहे तो माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमको इतना बताना पड़ा, या कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे पाई बाई 2 + 21 है, और 21 को जब 4 से भाग देंगे आप, यह समझिए 90 का मतलब पाई बाई 2, आप समझिए पाई बाई 2, और 21 को जब 4 से भाग देंगे तो पाई बाई 2 का मल्टीपल आएगा, और पाई बाई 2 तो इस पर बता देगा ये आपका, मतलब ये आपका हो जाएगा। और इस पर चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक 30, और जब ऐड करेंगे तो आप सेकंड में जाएंगे, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा ये आपका। और cos 30 का मान जो आप जानते हैं कि जो होता है √3/2 होता है। इस तरह आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं,
कोई भी वैल्यू चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यह तो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, बस आपको हम थोड़ा सा रिकॉल कराएं हैं ताकि आपको जब हम कल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया जाए तो आपको पता होना चाहिए। कितना हम लोग अब तक क्वाड्रेंट के बारे में सीखे। त्रिकोणमिति का यदि हम आपसे फिर एक बार कहते हैं कि यदि आपको त्रिकोणमिति फर्स्ट ईयर क्लास में आप नहीं पढ़े हैं, फार्मूला नहीं याद है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जितने भी फार्मूला है आप लर्न कर लीजिएगा, ताकि जब कल हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट किया जाए तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब आप त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। त्रिकोणमिति में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, आपका नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।